नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी एरर्स से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले ही चैनल पर पोस्ट कर चुका हूं। आप उन वीडियो को भी देखें ताकि आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान गलतियां होती हैं उनमें धीरे धीरे सुधार हो सके और आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ट्रांसक्रिप्शन के दौरान तो आपको काफ़ी लाभ होगा उससे। तो उसी से रिलेटेड ये नेक्स्ट हमारा वीडियो है जिसमें हम आगे की चीज़ें सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको जो हिंदी ग्रामर में कुछ आपके जो टॉपिक होते हैं, जैसे ध्वनि का आपका टॉपिक होता है हिंदी ग्रामर में, उसमें आपकी अनुनासिक और अनुस्वार संबंधी कुछ नियम होते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि अनुनासिक और अनुस्वार होता क्या है। अगर आपको ये चीज़ें मालूम होंगी तो आपकी जो गलतियाँ होती हैं वो निश्चित तौर पर कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अनुनासिक और अनुस्वार संबंधी नियम से। तो हमारा जो पहला है, अनुनासिक ध्वनि भी बोल सकते हैं या नियम भी बोल सकते हैं। इसका उच्चारण तब होता है जब ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। इसको चंद्र बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे माँ, भांति, कांच, आँख आदि। तो दोस्तों, ये जितने भी शब्द दिए हुए हैं, इस तरीके के अगर आपको शब्द दिखते हैं तो वो अनुनासिक होते हैं। उनमें मुंह के साथ साथ आपकी नाक से भी ध्वनि निकलती है। लेकिन शब्द के ऊपर अगर रेखा हो, मान लीजिए राम लिखा हुआ है और उसके ऊपर हम रेखा खींच दें तो उसमें क्या होगा? तो अगर शब्द के ऊपर मात्रा हो, मात्र बिंदु का प्रयोग करके ही अनुनासिक को लिखा जाता है। अगर किसी शब्द के ऊपर मात्रा हो तो सिर्फ बिंदु लिखकर ही उसको अनुनासिक में परिवर्तित किया जाता है, जैसे मैं। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, इसमें मैं अगर बोलते हैं तो हमारे मुख के साथ साथ हमारी नाक से भी ये उच्चारित होता है। मैं, नहीं, उन्होंने, जिन्होंने, इन्होंने, किन्होंने आदि। इस तरीके के शब्दों में अगर आपकी रेखा के ऊपर मात्रा लगी होती है तो भी आपकी वो अनुनासिक ध्वनि होती है, अनुनासिक संबंधी नियम है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। साथ में दोस्तों, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जैसे मैं, नहीं, उन्होंने, जिन्होंने, इन्होंने, किन्होंने, इस तरीके के जो शब्द हैं, आपको इनको जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आप इनका प्रयास करते हैं लिखने का, तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें कि इसमें बिंदी आपको किस स्थान पर लगानी है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो आपकी हाफ एरर, पार्शियल एरर के रूप में जो आपकी काउंट होती है एरर्स, वो बिल्कुल आपकी ठीक हो जाएगी। आप जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं लिखते हैं अपन, तो हमेशा आपको उस पर बिंदी लिखानी है। और सिंगल मात्रा वाला मैं लिखते हैं उसमें भी आपको हमेशा बिंदी लगानी। ये चीज़ें आप एक बार दिमाग में रखेंगे तो आपकी छोटी छोटी जो गलतियाँ बिल्कुल दूर हो जाएंगी। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे उन्होंने वर्ड है तो लास्ट में ने पर बिंदी लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है दोस्तों। हमेशा आपको हों पर बिंदी लगानी है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट हमारा है अनुस्वार। अनुस्वार जो होता है का उच्चारण पंचम वर्ण के अनुसार होता है। जिस वर्ण में अनुस्वार लगा हो उसके बाद जिस वर्ग का व्यंजन हो उसका पंचम वर्ण का उच्चारण होता है। जैसे हिंदी में अपने 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। तो उस हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अगर पाँच वर्ण होते हैं तो उसमें से जो अंतिम वर्ण होता है 5वें नंबर का, उसे पंचमाक्षर बोलते हैं। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है अपने हिंदी ग्रामर में। जैसे क वर्ग में अंग, च में न्य, ट में ण, त में न, प में मैं। तो जैसे अंग लिखना है तो अंग में के लिए अपन ड और अंग की ध्वनि वाला बिंदी लगाकर, हलंत लगाकर इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे चंचल है, चन न चल, तो इस तरीके से इसको अपन लिखेंगे। कंठ है तो
कर और ण ठ। संत होगा तो स आधा न और त। संबल होगा तो स आधा म ब ल इत्यादि। इस तरीके के शब्दों को अनुस्वार कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप इसको वापस प्ले करके देख सकते हैं वीडियो को, ताकि आपके थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके। अगर बार बार आप इन चीज़ों का प्रयास करेंगे सीखने का, तो आपका निश्चित तौर पर आपकी गलतियाँ ठीक हो जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट रूल है, चंद्र बिंदु व बिंदी के संबंध में ये रूल है। चंद्र बिंदु वहाँ लगता है जहाँ नाक या न का उच्चारण हो, जहाँ नाक से उच्चारण हो और न की ध्वनि का उच्चारण हो, जैसे माँ, भांति, कांच, आँख। तो इस तरह की चीज़ों में जो ऐसे वर्ड होते हैं उनमें हमेशा अपन को चंद्र बिंदु लिखना है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। मुख और नाक से उच्चारण हो वहाँ पे आपको चंद्र बिंदु लिखना है। इसी तरह बिंदी कहाँ लगानी है आपको? बिंदी वहाँ लगाते हैं जहाँ म का उच्चारण होता है, जैसे लंब, लंबा, भूकंप, खंबा। इस तरह के जो शब्द होते हैं वहाँ हमेशा बिंदी लगती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल इजी आपके नियम हैं। एक बार आप इनको समझ लेंगे तो आपकी गलतियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करिए ताकि आपका फ़ायदा हो सके। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, आप इन चीज़ों को अगर आप समझना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते हैं वो भी आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो इनको उपयोग करें या ना करें, हमारा काम सिर्फ आपको इससे संबंधित नियमों का ज्ञान करवाना है। तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ लगाएं कोमा, फुल स्टॉप, बिंदु और चंद्र बिंदु? तो दोस्तों चंद्र बिंदु और बिंदी के बारे में हमने बात कर ली है ऊपर। अब बात करेंगे हम कोमा और फुल स्टॉप कहाँ लगाएं। किसी भी वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल कॉमन चीज़ है, आप सभी को पता होगी, तो इसके में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोमा कहाँ लगता है? एक ही प्रकार के शब्द एक से ज़्यादा बार आने पर शब्दों के बीच कोमा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था और आपको मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके तरीके से और बता देता हूँ कोमा के बारे में। जैसे राम, श्याम, सीता, राधा, कृष्ण, हरि, इस तरीके से लगातार अगर वर्ड आए बार बार तो कोमा का प्रयोग किया जाता है। आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, वो एक साथ हो रही हो, तो कोमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके जो जोड़े के साथ शब्द आते हैं जिनमें योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, अगर वो साथ साथ आए तो आपका कोमा का उपयोग करना है। जैसे आपको बोला जाए मोहन, रवि और श्याम खेल रहे हैं, तो इस तरीके के वाक्य में जो आपका पहला होता है वर्ड, उसके बाद कोमा लगाकर दोनों को और के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जो आपको एक बार पढ़ने पे समझ आ जाएगी और आप उनको इतना बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर डालकर समझने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं जो आपको एक बार देखेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगी। हाँ अथवा ना, इनके प्रयोग कहाँ पे होते हैं? मतलब आपको कोमा इनके बाद कहाँ लगेगा? तो दोस्तों जैसे आपका प्रश्न है क्या तुम बाज़ार जाओगे, तो इसमें हमारा जो जवाब होगा, कहने का मतलब यह है दोस्तों, हाँ अथवा ना संबंधी जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं उसमें कोमा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे क्या तुम बाज़ार जाओगे, तो हमने कहा हाँ, फिर कोमा लगाना है हमें। अगर आप बोलते नहीं तो भी आपको कोमा लगाना था, फिर आप अपना पूरा वाक्य कंप्लीट कीजिए, हाँ मैं बाज़ार जाऊँगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वाक्यों को अलग करने वाले शब्दों के पहले भी कोमा का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों को अलग करने वाले शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? परंतु, लेकिन, बल्कि, किंतु आदि।
तो दोस्तों वाक्यों को जो अलग करते हैं उनके पहले कोमा लगाया जाता है। तो आप ये जो शब्द इसमें दिए हुए हैं उनको ध्यान में रखिए कि ये शब्द वाक्यों को अलग करते हैं, तो आपको इनके आगे हमेशा कोमा लगाना है। और दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे नियम, योजक संबंधी नियम। ये सबसे ज़्यादा आपका कंफ्यूजिंग एक चीज़ रहती है कि योजक चिन्ह हमें लगाना है या नहीं। दोस्तों एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार का चिन्ह लगाने के लिए बोलेंगे नहीं, ये आपको अपने विवेक के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि ये योजक चिन्ह जोड़े में है। जोड़े से मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जोड़े में बनते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, खाना पीना, उठना बैठना, इस तरीके की चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए कि ये जोड़े वाला शब्द है, तो इसमें हमेशा योजक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जो शब्द जोड़े में आते हैं उन्हें योजक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। माता पिता, राजा रानी, खाना पानी, भाई बहन, सुबह शाम आदि, इस तरीके के शब्दों में हमेशा योजक चिन्ह का उपयोग करना है। इसके अलावा दोस्तों एक नियम इम्पोर्टेंट ये है कि पैरा संबंधी। दोस्तों आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम के दौरान पैरा बोला जाना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको पैरा बोल भी सकता है और नहीं भी बोल सकता, कोई वो नहीं है। अगर आपकी डिक्टेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे 100 WPM की अगर आपकी स्पीड हो, तो उस दौरान आपको कभी भी पैरा नहीं बोला जाएगा। तो आपको वो चीज़ें आपको ये तब पता लगेगी जब आप डिक्टेशन देने वाले डिक्टेटर को अगर वो कहीं 2-3 सेकंड के लिए रुकता है, तो उस दौरान आपको अपने आप से पता लगाना होगा कि इस जगह डिक्टेटर ने पैरा बोलना चाहिए था, इसलिए इसने थोड़ा विराम लिया है 2-3 सेकंड का। तो वो चीज़ें आपको उस दौरान पकड़नी है। तो ऐसे आपकी पैरा संबंधी गलतियां भी ठीक हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप इन चीज़ों को डिक्टेशन अगर आप कहीं लेते हैं, कोई व्यक्ति अगर रुकता है बोलने वाला, तो उस दौरान आपको समझना है कि ये पैरा है, तो आपको पैरा लगाना है। बहुत सारे YouTube चैनल पर हम डिक्टेशन लेते हैं कहीं से भी, तो हम उनमें देखते हैं कि वो पैरा भी बोलते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हमको पैरा बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि कई एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें आपको पैरा बोल दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर बोलेंगे तो लगाना है, नहीं बोलेंगे तब भी आपको लगाना है, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके आपको समझना है कि इस जगह पैरा लगेगा, किस जगह नहीं लगेगा। तो दोस्तों जो ये नियम हैं उनको आपको ध्यान में रखना है और आपकी जो गलतियां हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले एक कुछ नियम और हैं, इसमें महत्वपूर्ण बातें कह लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। हिंदी में कुछ शब्द हैं जैसे अंत, परंतु, अंतिम, इस तरह के शब्दों में बिंदी का उपयोग सर्वथा गलत होता है। दोस्तों हमेशा इन शब्दों को बिंदी नहीं लगाना है आपको। जैसे अंत में बिंदी नहीं लगाना है, आपको न आधा लिखकर ही लिखना है, परंतु में, अंतिम में, तो इसी तरह के जितने भी शब्द हों उसमें आप उनको पूरा लिखें, बिंदी लगाकर ना लिखें। ये हिंदी ग्रामर की जो बुक्स होती हैं उनके नियम के हिसाब से ये रूल्स बने हैं और ये सही होते हैं। आप इनका पालन करेंगे तो आपकी गति और एक्यूरेसी बिल्कुल बढ़ जाएगी। धन्यवाद।